Hello everybody, welcome back. So we were discussing March 2020 variant 2 paper 3 of mathematics. So we will be continuing that. In this question they are asking us to find out the dy by dx and they are asking us to show the derivative. Okay, so we will take the equation given in the question. So x cube derivative will be 3x square, while on this we will be applying u into v. So it should be 3x into d by dx of y square plus y square into d by dx of 3x minus y cube. Y cube का अपना डेरिवेटिव आएगा जनाब 3y square, और जब y को सॉल्व करेंगे तो साथ में लिखेंगे dy by dx. While 5 is constant, so its derivative should be 0. So y square का डेरिवेटिव आएगा 2y, एंड देन y को सॉल्व किया तो साथ में लिखेंगे हम dy by dx. ये है जनाब y स्क्वायर और 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, और जनाब ये 3y स्क्वायर dy by dx एज इट इज रहेगा. इन सब में 3 कॉमन है ना, तो सारे 3 उड़ा दो. हो जाएगा 2xy dy by dx, हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy by dx. जनाब जिनमें dy by dx है उनको हम एक तरफ कर लेंगे, और जिनमें dy by dx नहीं है उनको हम लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं. तब राइट साइड पे we will take common dy by dx. So ये बचेगा y स्क्वायर माइनस 2xy, और ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो जनाब वो हमने प्रूफ कर दिखाया जो क्वेश्चन में मांगा गया था. dy by dx को हमने अकेला कर दिया. क्या ये बात समझ आ गई जनाब? कोई मसला किसी किस्म का? जनाब वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व विद द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो इसका मतलब है कि जो भी dy by dx दिया गया है वो कह रहे हैं पैरेलल है y एक्सिस के. तो dy by dx बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट को. तो वो कह रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है टेंजेंट ना, तो इसका मतलब ग्रेडियंट उसका होगा इन्फिनिटी, और आई कैन से 1/0. तो ऊपर वाले को हम छोड़ देंगे, नीचे वाले को हम 0 से इक्वेट करेंगे. सो y यहाँ पर कॉमन नहीं हो जाएगा, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0. सो एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x, राइट. अब y इज इक्वल टू 0 को हम फंक्शन में पुट करेंगे. तो फंक्शन क्या है हमारा? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 5. तो एक बार हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे. जब हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 बचेगा. x की वैल्यू आएगी जनाब क्यूब रूट ऑफ 5, और दूसरी उन्होंने दिया y इज इक्वल टू 2x. तो जब मैं y की जगह पर 2x डालूंगा तो ये हो जाएगा जनाब एक्स क्यूब, ये हो जाएगा जनाब 4 इंटू 3 12 एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा जनाब 8 एक्स क्यूब. तो ये हो जाएगा जनाब 5 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5, और जनाब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, और ऑब्वियसली 1 का क्यूब रूट 1 आता है, तो x की वैल्यू 1 आ गई. इसको हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2x में. ये सब इधर कोने में बुरा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ. तो y इज इक्वल टू 2x का मतलब है कि y की वैल्यू आ जाएगी जनाब 2 इंटू 1. तो y इज इक्वल टू 2. तो हमारे पास x और y के जो कोऑर्डिनेट्स आए
जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा वो कौन कौन से हैं जनाब? क्यूब रूट ऑफ 5, 0 और जनाब 1, 2 दो आंसर आए। जनाब हमसे कहा जा रहा है इन द डायग्राम ओ ए बी सी डी ई एफ जी इज अ क्यूबॉइड इन विच ओ ए इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। तो अगर ओ ए 2 यूनिट्स है तो बेटा ओ ए जो वेक्टर है वो बन जाएगा 2i, क्योंकि वो i की डायरेक्शन में। तो वो कह रहे हैं ओ सी जो है वो 3 यूनिट्स है, तो ओ सी क्योंकि j की डायरेक्शन में है तो वो हो जाएगा 3j। तो वो कह रहे हैं ओ डी जो है वो 2 यूनिट्स है, तो जनाब ओ डी जो है वो बन जाएगा मेरे पास 2k। वो कह रहे हैं यूनिट वेक्टर्स i, j एंड k आर पैरेलल टू OA, OC and OD respectively the point M on AB is such that M से B जो है वो 2 times है AM का। The midpoint of FG is N। तो जनाब अब अगर हम पहले M के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो उससे पहले हमें B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो जनाब अगर ये 2,0 है, बेसिकली ये 2,0,0 है, और ये जो है जनाब ये 2 है, 3 है, और 2,3,0, क्योंकि के जो है वो इसका 0 है, कोई हाइट नहीं है इसकी। अब वो ये कह रहे हैं कि M से B तक जो है वो ट्वाइस है AM का। तो इसका मतलब है कि अगर हम देखें कि भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 3 यूनिट्स है और हमें M के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो ये हो जाएगा जनाब 2,1,0। तो अगर हम O से M तक के पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा जनाब 2i + j। बात समझ आ गई? तो इसी तरीके से अब n के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने तो पहले हम f के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लें। तो बेटा f के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि b के ऊपर है 2,3 होंगे, बस उसका जो k है वो 2 यूनिट्स होगा, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 2 यूनिट्स है। बताइए उन्होंने कि भाई o से d जो है वो 2 यूनिट्स है, जो हाइट जो है वो 2 यूनिट्स है। फिर उसके बाद जनाब हम अगर g के कोऑर्डिनेट्स देखें तो इसमें x तो 0 है क्योंकि i कॉम्पोनेंट 0 है, j जो है वो इसका भी 3 है, और k क्योंकि इसकी हाइट है तो वो भी 2 यूनिट्स है। तो जनाब क्योंकि उन्होंने कहा है कि n जो है वो उसका मिड पॉइंट है, तो जब n मिड पॉइंट है तो जनाब 0 और 2 का मिड पॉइंट हो जाएगा 1, 3 और 3 का मिड पॉइंट 3 ही रहेगा, और 2 और 2 का मिड पॉइंट 2 ही रहेगा। तो जनाब o से n तक के जो हमारे पास वेक्टर बनेगा वो बनेगा i + 3j + 2k। बात समझ आ गई जनाब? तो बेसिकली ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट से हम सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू एम। अब देखिए वेक्टर इक्वेशन जो है ना वो बराबर होती है r = OP + d वेक्टर, जिसमें याद रखें P जो है ना वो एनी पॉइंट होता है, और जनाब D जो है वो डायरेक्शन वेक्टर होता है। डायरेक्शन वेक्टर कैसे आता है जनाब? डायरेक्शन वेक्टर आता है अगर mn की निकालनी है इक्वेशन तो आप mn वेक्टर से भी निकाल सकते हैं और nm वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। जनाब हमारे पास P जो है वो एनी पॉइंट है, तो एनी पॉइंट हम यहाँ पर m को ले लेते हैं। तो इसका मतलब है r हमारे पास हो जाएगा OM + डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है वो हमने ले ली mn। और यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, तो वो हम म्यू की फॉर्म में डाल देते हैं। जनाब ये हो जाएगा OM + म्यू इंटू डी, और डी की जगह पर हम लिख देंगे mn वेक्टर। तो इसका मतलब पहले हमें mn वेक्टर निकालना होगा।
जनाब ये निकलेगा ओ एन माइनस ओ एम करके, तो जिसमें हम दोनों वेक्टर्स को उठा लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे जनाब ओ एन का वेक्टर, और इसमें से हम माइनस करेंगे ओ एम का वेक्टर। तो हमारे पास आ जाएगा एम एन का वेक्टर। तो जनाब आई में से 2 आई जाएगा तो बचेगा माइनस आई, 3 जे में से जे जाएगा तो बचेगा 2 जे, जबकि 2 के जो है वो एज इट इज रहेगा। तो ओ एम हमारे पास कितना है जनाब, ये हमारे पास है 2 1 0 म्यू। एम एन जो है जनाब है -1 2 और 2। तो ये जनाब हमारी इक्वेशन बन गई। तो अगर आप चाहें तो इसको आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 2i प्लस जे प्लस म्यू माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। बात समझ आ रही जनाब। नेक्स्ट वो कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर p, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम d टू द लाइन थ्रू m एंड n। तो कह रहे हैं जनाब एक लाइन गुजर रही है m और n। तो कह रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, पोजीशन वेक्टर p निकालना है जो कि d से गिर रहा है p के ऊपर। तो जनाब d से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो p है, और वो किस पे गिर रहा है जनाब, m और n पे गिर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास p जो भी है बेसिकली m और n पे लाई कर रहा है, mn की लाइन पे लाई कर रहा है। तो कभी भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो हम उसकी इक्वेशन में जो रिजल्टेंट होता है r, जो लेफ्ट साइड पे r लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम वो पॉइंट पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जनाब कि ओ पी जो है वो बराबर है इसके। अब क्योंकि ये डी से परपेंडिकुलर कर रहा है, तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि अब दो लाइनें इन्वॉल्व हो गई। एक होगी जनाब डी से पी तक की वेक्टर, एक डी से पी तक का वेक्टर, और जनाब एक है एम से एन तक का वेक्टर। तो क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि अब मुझे डी से पी तक का वेक्टर चाहिए होगा। तो मैं जनाब इसको लिखूंगा 2 माइनस म्यू आई। अब मैं आई और जे की फॉर्म बना रहा हूँ इसकी। तो हो जाएगा जनाब 1 + 2 म्यू जे, और फिर जनाब 2 म्यू के। सबसे पहले आई होता है, फिर जे होता है, फिर के होता है। ठीक है। तो जनाब एम एन हमारे पास मौजूद है, डी से पी अभी हम निकाल लेते हैं। तो डी से पी का मतलब है कि ये बराबर होगा ओ पी माइनस ओ डी। तो ओ डी वेक्टर के लिए ओ डी मेरे पास है 2k के बराबर है। तो जनाब यहाँ पर मैं लिखूंगा -2k, और ये रही मेरे पास ओपी की वैल्यू। तो मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो जनाब ये आ जाएगी डी पी की वैल्यू। तो जनाब ओ डी जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस की फॉर्म में है। बात समझ आ गई जनाब यहाँ तक। अब जनाब इसको हम लिख लेते हैं दोबारा से। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 माइनस म्यू आई 1 + 2 म्यू जे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा जनाब -2 + 2 म्यू के।
अब डी पी की वैल्यू और एम एन की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है जनाब। तो जनाब अब हमें चाहिए एम एन वैक्टर। तो एम एन वैक्टर कैसे आएगा हमारे पास, पीछे से हमने कॉपी कर लिया, या ये देख लें कि भाई एम एन जो डायरेक्शन वेक्टर था, अब आई से आई मल्टीप्लाई होगा, जे से जे मल्टीप्लाई होगा और के से के मल्टीप्लाई होगा, और उसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से। तो जनाब ये हो जाएगा -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा जनाब, 9 म्यू ऐड हो जाएंगे सारे, और जनाब म्यू की वैल्यू आ जाएगी 4/9। तो ये जो भी म्यू की वैल्यू आई है, मैं इसको ओपी वेक्टर में पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा जनाब 2 - 4/9 आई, हो जाएगा जनाब 1 + 2 × 4/9 जे +2 × 4/9 के। तो जनाब यहाँ से आंसर निकालेंगे। जनाब ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि पोजीशन वेक्टर है पी का। तो है जनाब। जनाब जरा दोबारा से बता दूं मैं आपको कि एम एन का जो पोजीशन वेक्टर है और डी पी का जो वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट हमने 0 रखा है, और डी पी निकालने के लिए हमने ओपी - ओडी किया था। और ओपी निकालने के लिए क्योंकि वो एम एन पे लाई कर रहा है, तो हमने उसको रिजल्टेंट की जगह पुट कर दिया था। एम एन हमारे पास पहले से मौजूद था, उनका डॉट प्रोडक्ट हमने 0 से इक्वेट करके म्यू निकाला, और जो भी म्यू आया वो हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। जनाब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। जनाब 2 + 11x - 10x² अपॉन 1 + 2x 1 - 2x × 2 + x बराबर होगा जनाब a/1 + 2x + b/1 - 2x + c/2 + x। तो जनाब एलसीएम अगर हम ले रहे हैं या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा जनाब a × 1 - 2x × 2 + x, b × 1 + 2x × 2 + x + c × 1 + 2x × 1 - 2x। एक एक करके अब हम यहाँ पर x की वैल्यूज रखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो पहले मैं इसको 0 पुट करूंगा। तो इसको 0 पुट करने का मतलब है मैं लिखूंगा पुट 1 + 2x = 0। तो जिसका मतलब है कि मैं x की जगह पर -½ पुट करूंगा। तो जब मैं x की जगह पर -½ पुट करूंगा, मतलब -0.5, जनाब ये हो जाएगा 1 - 2 × -0.5 और जनाब 2 + -0.5। जबकि आगे पूरी वैल्यू 1 + 2x 0 पुट कर दिया है, तो वो सब 0 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2 + 11 × -0.5 -10 × -0.5 का स्क्वायर। तो जनाब ये आ रहा है -6। जनाब 1 - 2 × -0.5 2 - 0.5, जनाब ये आ रहा है 3a। तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू आ गई जनाब -2। क्या ये बात समझ आ गई? अब इसी तरीके से b की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 0 पुट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे जनाब, हम लिखेंगे पुट 1 - 2x
इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि हम x की जगह पर डालेंगे 1/2, मतलब जनाब 0.5। तो ये हो जाएगा 2 + 11 इंटू 0.5 माइनस 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 - 2x 0 पुट कर चुका हूँ मैं। हो जाएगा जनाब 1 + 2 इंटू 0.5, तो ये जाएगा 2 + 0.5, और ये आगे वाली वैल्यू भी 0 है। तो जनाब लेफ्ट साइड पे आ रहा है 5, राइट साइड पे देखते हैं। तो जनाब ये भी 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 से 5 कैंसिल होके b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब जनाब हम पुट करेंगे इसको इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे पुट x + 2 सॉरी 2 + x इज इक्वल टू 0। ये कहो कि x बराबर है -2 के। ये हो जाएगा जनाब 2 + 11 इंटू -2 माइनस 10 इंटू -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जनाब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पर कहानी आ गई सी पे, हो जाएगा 1 + 2 इंटू -2, हो जाएगा जनाब 1 - 2 इंटू -2। तो जनाब लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? जनाब ये आ रहा है -60। तो राइट साइड पे क्या आएगा जनाब? जनाब ये है 1 - 4 इंटू 1 + 4, ऐसे ही। जनाब ये आ रहा है 15 माइनस का। तो इसका मतलब है कि सी की वैल्यू आएगी जनाब 4। जनाब ABC आ गया हमारे पास। तो जनाब जो भी हमारा फाइनल आंसर आया है वो हमने ABC की वैल्यूज इसके अंदर डाल दी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि इसको बाइनोमियल सीरीज से खोलना है जिसमें x² तक की टर्म्स आ रही हैं। तो हम पहले 1 + y होल पावर -1 के लिए बना लेते हैं। तो ये होता है 1 + n y, फिर होता है जनाब n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल y²। जनाब सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा 1 + y + y² एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि 1 + 2x होल पावर -1 को अगर खोलना है तो हो जाएगा 1 + 2x + 2x का होल स्क्वायर। और अगर हमें बाहर -2 से मल्टीप्लाई करना है तो इस पूरे को हम -2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ये जाएगा -2, हो जाएगा 1 + 2x + 4x², हो जाएगा जनाब -2 -4x -8x²। अब जनाब इसी तरीके से 1 - 2x होल पावर -1 है, तो वो खुलेगा जनाब 1 यहाँ पर एक मिस्टेक कि जनाब ये प्लस नहीं माइनस आएगा। तो जनाब ये माइनस आएगा, माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस आएगा। तो जनाब ये हो जाएगा 1 -
वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और इस सबसे बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो एज इट इज खुल जाएगा वही 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर। अब जो 2 प्लस एक्स होल पावर -1 है, तो पहले मैं इसमें से 2 इनवर्स कॉमन निकाल लूंगा और ऐसे अप्लाई कर दूंगा। तो बाद में ये हाथ के हाथ ही कर लेते हैं, तो ये 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना बाहर, तो 4 को मल्टीप्लाई करा दो, ये 2 बच जाएगा और इस पे लग जाएगा जनाब 1 माइनस वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, दूसरे मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा जनाब 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, और जनाब राइट हैंड साइड पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा -2 प्लस 4x माइनस 8x स्क्वायर, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा +1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर, उसके बाद मैं लिखूंगा 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। जनाब -2 और +2 हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा जनाब सिर्फ 1। तो 4x प्लस 4x 8x, 8x में से x किया जनाब 7x, और उसके बाद -8x स्क्वायर में से 4x किया -4x स्क्वायर, और -4 में +1 अपॉन 2 करूंगा, ये आएगा -7 अपॉन 2। सॉरी ये 7x नहीं 5x आएगा, क्योंकि 4x प्लस 2x 6x माइनस x करेंगे तो 5x आएगा। जनाब ये है हमारे पास फाइनल आंसर जो उन्होंने हमसे मांगा था। क्लियर है जनाब? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। और ये कह रहे हैं द कॉम्प्लेक्स नंबर v इज दिस एंड दिस इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशंस फॉर v एंड w गिविंग योर आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो जनाब अगर हम यहाँ से सपोज कर लें कि भाई v बराबर है x प्लस वाई आयोटा, तो v और w दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो जनाब अगर मैं पहली इक्वेशन से निकालूं v की वैल्यू, तो वो आएगी 5 माइनस आयोटा बार। तो v की वैल्यू मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी 5 माइनस आयोटा w माइनस w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो या तो हम v को सपोज कर लें या तो हम w को सपोज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर मैं w को सपोज कर लूँ, तो अब ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा w प्लस 10 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर w माइनस w -3 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो जनाब ये है माइनस आयोटा w, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा +2w माइनस w। 3 आयोटा यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी, इसको उधर ही रखते हैं, तो ये 3 आयोटा उधर चला जाएगा, और जनाब 10 आयोटा भी उधर चला जाएगा, और जनाब 5 भी उधर चला जाएगा, तो ये लिखा जाएगा -5 -7 आयोटा, और ये हो जाएगा जनाब w माइनस w आयोटा। अब जनाब ये हो जाएगा x प्लस वाई आयोटा माइनस
एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू -5 एंड -5 -7 आयोटा, तो हो जाएगा जनाब -x प्लस वाई आयोटा -x आयोटा -y आयोटा स्क्वायर -5 -7 आयोटा। तो जनाब रियल को मैं एक तरफ कर लूंगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, और जनाब इमेजिनरी को मैं कर लूंगा एक तरफ। तो जनाब ये बन जाएंगी दो इक्वेशन, एक बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 और एक बनेगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू -7। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ, एडिंग से क्या होगा कि x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा जनाब -12। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू आ जाएगी -6। और जनाब इसी तरीके से अगर मैं सब्ट्रैक्टिंग कर लूँ, तो पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो जनाब y से y माइनस हो जाएगा और x प्लस एक्स जो है वो 2x हो जाएगा और इज इक्वल टू 2। तो जनाब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मैंने w निकाल लिया x प्लस वाई आयोटा, तो मैं लिखूंगा 1 -6 आयोटा। जनाब v बराबर था मेरे पास 5 माइनस आयोटा w, w की वैल्यू है जनाब 1 -6 आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा जनाब +6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है जनाब -1, तो हो जाएगा -1 माइनस आयोटा। तो जनाब मेरे पास w का आंसर भी आ गया और मेरे पास जनाब v का आंसर भी आ गया। बात समझ आती, समझता है इसमें? तब अगर मैं इसको ऐसे, जैसे मैंने बताया तभी आपको, कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ z माइनस 2 + 3 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1। बेसिकली यहाँ पर ये सर्कल की फॉर्म बनती है, तो जिसका सेंटर जो है वो है जनाब 2,3 और जनाब रेडियस है 1 के बराबर। तो इसका मतलब है हमें एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस जो है वो 1 के बराबर है। जनाब हमने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस 1 के बराबर है और जनाब सेंटर जो है वो 2,3 यूनिट्स पर है। जनाब 2,3 यूनिट्स का मतलब है इस तरीके से बनेगा, जिसमें हमारा ये जो है वो सेंटर है 2,3 पे और रेडियस हमारे पास 1 के बराबर है। तो जनाब Z1 जो है वो हमारे पास बराबर है 2 + 3 आयोटा। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर पॉइंट्स ऑन दिस लोकस। तो लीस्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो जनाब यहाँ से बनेगा एक अदर टेंजेंट, उसके बाद जनाब कि हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जनाब यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया जाएगा। तो जनाब होगा क्या कि जो परपेंडिकुलर गिराया जाएगा तो वो आर्ग्यूमेंट मांग रहे हैं, तो जनाब ये हमें चाहिए अल्फा, ये हमारा आंसर है। तो जनाब ये जो रेडियस है ये तो 1 के बराबर है और ये जो है वो Z1 का मैग्नीट्यूड है, तो होगा जनाब 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। तो जनाब ये आ गया √13। तो अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो ये है बीटा, तो जनाब बीटा निकलेगा tan से, दैट इज 3/2, क्योंकि ये जो हाइट है जनाब ये 3 है और ये जो है वो 2 है।
तो जनाब बीटा निकलेगा टेंजेंट इनवर्स 3/2 करके, लेकिन मुझे चाहिए अल्फा। तो अल्फा अगर मुझे चाहिए तो जनाब ये जो अंदर वाला एंगल है उसको मैं थीटा ले लेता हूँ। तो इसका मतलब थीटा जो है वो बेसिकली बराबर होगा बीटा माइनस अल्फा के। समझ आ रही बात? या ये कहो कि जनाब अल्फा जो है वो बराबर होगा बीटा माइनस थीटा के। तो थीटा निकालने के लिए हम ट्रायंगल का नक्शा दोबारा से आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं कि जनाब ये एक अदर राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये जो है वो √13 है और ये जो है 1 है और ये जो है वो थीटा है। तक मुझे थीटा निकालना है तो जनाब मैं यूज करूंगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/√13 तो ये आ रहा है जनाब 16.10। और जनाब ये कितना आ रहा है 56.31। 56.31 में से माइनस कर देंगे जनाब 16.10 तो हमारे पास आंसर आएगा जनाब 40.2। सिग्निफिकेंट फिगर को। क्या ये बात समझ आ गई जनाब? तो जनाब ये था हमारे पास P3 मार्च वेरिएंट 2 2020 का। तो उम्मीद है कि हमारे बच्चों को समझ में आएगा। आई एम वेरी होपफुल दैट स्टूडेंट्स मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम you may ask me through the comments, and you have the WhatsApp number in the details as well. You may ask through the WhatsApp as well for any of the problems. Hope so you have understood it well. Take care. Salam. Allah Hafiz.